हेलो पीपल, आज का ये जो वीडियो है मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एस कैंपस को। इसके अंदर हम लोग बताने वाले हैं अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द पीआर प्रोसेस टू कनाडा, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो रोहित जी की जॉब परमिट लेके दिया इनको। अब जॉब परमिट के बाद इसको पीआर में कन्वर्जन होगी। ये थोड़ा टाइम लगेगा, आपका 2-4 महीने इसमें लगते हैं। मगर इसको चीज़ को अचीव करने में जो जो प्रॉब्लम्स आई और जो जो इन्होंने एफर्ट्स किए और हम लोगों ने एफर्ट्स किए, उसका ब्यौरा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम रोहित अरोड़ा। Hello people. So first of all, thank you so much to Ace Campus and Fraser Valley who are involved in my file from very first day to till today. So like Sanjay ji just said that what challenges you are faced while submitting a file and what can be easy for you. So every document should be delivered to the lawyers and to the IRCC. That should be perfectly fine and that should be original one. उसमें कोई उसमें सबसे पहली बात है वो बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। उसके अंदर कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि शायद फेरबदल करने से हम बच जाएंगे, तो लगभग इम्पॉसिबल है। तो काइंडली ये काम तो बिल्कुल भी ना करें। अच्छा तो रोहित जी, आप थोड़ा सा बताएंगे, जैसे हमारा एडवोकेट था इस केस में, आपके केस में था फ्रेजर वैली, तो आपका उन लोगों के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा नहीं, from very first day, two people were involved from Fraser Valley, Narendra Kalsi ji and Gopika Sardana. So they are just whenever I call them to take the status on my file, they are always welcome and provide the status to me, and every single of the document have to be provided from my end to them via email, and they have validated then and there and provide me the feedback that this document should not work because we need to provide them another documents. मतलब वो डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा अपने हिसाब से आपसे लेते थे कि भाई इसको इस फॉर्मेट में दीजिए तो ज्यादा स्वीकृति के चांसेस हैं। They already aware कि कौन सा डॉक्यूमेंट कब चलेगा कि नहीं जाएगा in that because हम लोग जो क्लाइंट्स हैं या इंडिया में जो लोग बैठे हैं वो इसको इतनी स्पेसिफिकली नहीं देख पाते जितना स्पेसिफिकली आपका IRCC एजेंट देख पाता है। हम लोग क्लाइंट को मुहैया कर दे देते हैं हम लोगों को, बट उनका फर्ज बनता है आपको पूरा इशू हैंडल करना प्रॉपरली और फिर उसके बाद किस तरह से उसको IRCC में लगाना है। क्योंकि देखिए, जो वहाँ के इंस्पेक्टर्स वगैरह हैं जो आपका केस स्टडी कर रहे होते हैं, उनका जो तो नज़रिया या पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल अलग होता है और वो उस पर्सपेक्टिव से वाकिफ होते हैं। तो इसका इसलिए वो ज़रूरी भी है। सो ठीक है। फाइल सबमिशन का आई हैव रिसीव्ड द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम फ्रेजर वैली व्हिच इज file submission, and I have go through all the documents. They just mentioned every single of my experience in point by point. और बाद में तो मेरे ख्याल से पिक्चर्स भी लगवाई थी शायद। Right. So I was working with Genpact and to become a strong file, उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स लगवाए, फोटोज लगाई मेरे ऑफिसेस की, that which proves that you are really working for Genpact, and these document has to be validated by the IRCC. Canada. Or it is very nominal. Yes. Also we didn't had this experience before कि one have to be giving the photographs also. I have just अभी मैं जितनी फाइल्स हैं उसके अंदर फोटोग्राफ्स वगैरह मैं ऐड करके दे रहा हूँ। बिकॉज देखिए, आप एक्सपीरियंस चाहे हम कहते हैं हमें 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो गया है ICC से डील करते हुए, बट स्टिल सर्टन थिंग्स डेवलप एंड दीज पीपल ब्रिंग टू योर काइंड टू नोटिस कि आप इस वाली चीज़ में ये फेरबदल कीजिए जिससे कि आपके क्लाइंट का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। अब थोड़ा सा पैसे के मामले में पैसे तो नहीं वो बोल पाएंगे शायद कि कितना, बट पेशेंस एंड ट्रस्ट शुड बी देयर। हाँ जी, between the 2 party or 3 parties, how many parties were involved,
So trust and patience should be there. Yes. इसमें जैसे हम लोग कहते हैं कि आप पेशेंस की बात तो रोहित जी ने बहुत अच्छी करी। आप जैसे हम लोग कहते हैं पेशेंस, अब इसमें अगर मैं कहूँ तो एक बार हमारा केस तो रिजेक्ट भी हो गया था हाँ, और ये बड़ा it's a अनफॉर्चुनेट refusal. था। तो रिफ्यूज़ल था। सेम जेनपैक, सेम रोहित, सेम एवरी डॉक्यूमेंट, सेम बैंक बैलेंस, एवरीथिंग वॉज सेम, इवन आई स्कोर वॉज सेम। नाउ इट वॉज बड़ा झगड़ा भी हुआ कि कैसे हो गया। वो लोग भी थोड़ा मतलब झुके, थोड़ा सा क्या करें क्या नहीं करें, वो कहते नहीं चलो हम तो इसको फाइल को ना दोबारा करते हैं। मे बी IRCC ने कुछ फैक्ट्स को ओवरलुक किया है। It was almost like a 5-page summary. 5 पेज समरी लगाने के Detailed बाद summary. सो दैट अगर वो ऐसे लगे, दोज डॉक्यूमेंट्स वर मेड एज इफ रोहित वॉज टॉकिंग टू IRCC पीपल डायरेक्टली स्ट्रेट अवे इन पेपर्स। सो ये जो गवर्निंग फैक्टर है, ये हम लोग यहाँ से इंडिया से रूल करते हैं। किस तरह से आपकी पेमेंट्स वगैरह जा रही हैं, किस तरह से IRCC एजेंट्स को भी कंट्रोल में रखना है, बिकॉज दे आर ऑल्सो सम टाइम दे बिकम रोग, वो कंट्रोल में ही नहीं रहते और वो अपना मतलब चलाना शुरू हो जाते हैं। तो वी हैव टू टेक आउट द कंट्रोल ऑल्सो, और इसी के लिए हम लोग अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं एंड बहुत नॉमिनल सा है और वो बनता भी है। इट इज़ लाइक कि आप कभी भी किसी कैनेडियन बंदे पे जो कनाडा में बैठा हुआ है उस पर शायद विश्वास ना कर सकें, मगर अगर कोई आदमी आपके सामने बैठा है इंडिया में और वो आपसे पैसे लेके आपका काम करा रहा है, तो जेन्युइनली अगर वो सामने है तो मे बी आप उसको पकड़ सकते हैं कि यार आपको पैसे दिए थे, आपका काम, मेरा काम नहीं हुआ। तो इट इज़ लाइक दैट कि इफ़ अ पर्सन सिटिंग इन इंडिया कैन इशू अ गारंटी कि हाँ मैं ये काम करा के दूंगा और IRCC एजेंट्स उनके कंट्रोल में हो, तो ये काम बहुत आसान है और बहुत लीगल है और बड़ी आसानी से अचीव होता है। अब रोहित जी आपसे ना मैं एक एग्ज़ाम्पल पूछूंगा। जैसे अब स्टडी परमिट का मैं एग्ज़ाम्पल लेने जा रहा हूँ। आजकल जो स्टडी परमिट में 1 साल का जो एक्सपेंस आ रहा है, इट इज़ लाइक 17 to 18 lakhs पर एनम। फिर उसके बाद आप 2 साल का एक्सपीरियंस गेन करते हैं, फिर 3 साल का आपको वर्क परमिट मिलता है, जो आजकल डिक्रीज़ करके उन्होंने 1 साल का कर दिया। अब अगर मैं पेरेंट्स को डिक्लेयर कर रहा हूँ कि गो वाया रोहित वे, तो डोंट यू थिंक इट इज़ मोर फीजिबल कि अगर हम आपके तरीके से जाएं, तो अगर मैं आपसे पूछूं अगर आपने अब MBA करनी है मान लो, तो व्हाट विल बी योर कॉस्ट ऑफ डूइंग MBA इन कनाडा? I think if I talk about in INR, it will be like 22 lakh will be like university fees, and the rest of that amount will be. That is meant if you are an Indian. अब आपके पास जैसे PR आ गई या इवन जॉब परमिट आ गया, तो आपकी जो फीस होगी ना वो नेशनल स्टूडेंट्स के बराबर लगेगी। इट विल बी लाइक $6,000 पर एनम। तो $12,000 में आप MBA अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन, जो मैं अपने पिछले वीडियोस में कहता आ रहा हूँ आपके सामने अब लाइव एग्जांपल है। और रोहित जी मेरे ख्याल से 2 साल बाद वहाँ पे MBA करने के बाद एक वीडियो डालेंगे और वो मेरे को तो जस्टिफाई भी करेंगे कि वट एवर आई एम सेइंग इज़ करेक्ट। आप अगर उस तरीके से चलते हैं तो कैनेडियन गवर्नमेंट जितने मर्जी चेंजेस कर ले वो आपको कनाडा से नहीं निकाल सकती आफ्टर स्टडी परमिट। आजकल जैसे क्या हो रहा है, स्टडी परमिट के बाद निकाल देते हैं कि भाई आप जाइए। अगर आपके पेरेंट्स ने यही लोन लिया होता और आप 2 साल बाद अब उस जगह पे खड़े होते कि अब स्टडी परमिट मेरा ख़त्म हो रहा है तो अब मैं क्या करूं, तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ता? मेरे ख्याल से जो ये किया आपको दोबारा करना पड़ता। तो यही मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपने इंडियन भाइयों को और बहनों को बोल सकते हैं कि भाई देखो कि वट एवर थिंग आई एम डूइंग, आई एम जस्टिफाइंग दिस थिंग फॉर द फेवर ऑफ पीपल जो अब कनाडा में हायर एजुकेशन के लिए आना चाहते हैं और अल्टीमेटली PR पे रहना चाहते हैं। भाई हम बेसिकली कनाडा क्यों जा रहे हैं? भाई हमें वापस नहीं आना। बेसिक हम सबको पता ही है। अगर कैनेडियन गवर्नमेंट कोई उल जलूल लॉ ले आए या कुछ ले आए, उसकी एक ही काट है कि आप PR लीजिए, आप जॉब परमिट लो, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई करो। तो क्या प्रोग्राम है आपका फिर MBA का? सोचा है आपने कुछ? हाँ, अभी तो फिलहाल स्टार्ट करूँगा जॉब से। हाँ, प्लान 1 साल में जैसे सेटिंग हो जाती है, 6 महीने में आप अपने एग्जीक्यूटिव प्लान में जा सकते हैं। एग्जीक्यूटिव MBA आपका पार्ट टाइम होता है, वो 2 साल 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। जाएगा। आप वहाँ पे जाके आप इजीली कर सकते हो, बट इट जस्ट इन स्टार्टिंग यू हैव टू मैनेज योर ओन थिंग्स, अकोमोडेशन वगैरह एंड ऑल द स्टफ। आफ्टर सेटलिंग डाउन देन यू कैन गो फॉर योर। अच्छा, अब मेरे से एक्सपेक्टेशन बताइए, आप जैसे वहाँ पे लैंड कर रहे हैं, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी?
क्लियर क्लैरिटी भाई, यही क्या एक्सपेक्टेशन है भाई। आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, आपका जॉब का, आपका रहने का, अगर कोई भी आप, अब जैसे अगर हमने मान लो अगर वहाँ पे कोई मकान की दिक्कत आती है या जॉब में कोई दिक्कत आती है, तो आपकी मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन होती है? I think obviously I'm connected with you guys since starting and पेशेंस रखा है, ट्रस्ट दिखाया है एंड ऑल्सो एक्सपेक्ट कि आप लोग पीछे से सपोर्ट करोगे अभी भी इफ़ इन केस एनी रिक्वायर्ड। हाँ, तो- ये चीज़ अगर जैसे बात मान लीजिए आपका वहाँ पे कोई जॉब में दिक्कत आता है या लीगली या कोई प्रॉब्लम आता है, तो वी विल बी हेल्पिंग हिम थ्रू आउट हिज टेन्योर के, जब तक इसकी PR वगैरह नहीं होती। वी विल बी स्टैंडिंग बाय देयर, आर पीपल आर देयर इन एडमिंटन, जिस शहर में ये जा रहे हैं उसके वहाँ पे हमारी करीबन नाना करती 40 फैमिलीज़ हैं जो हमें बड़ी अच्छी तरह से जानती हैं। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आई विल बी गिविंग यू ऑल द नंबर्स फॉर ऑल माई पीपल हूसोएवर इज़ देयर। तो आप उनसे जाके स्ट्रेट अवे मिल सकते हैं और मेरा नाम लेके आप कुछ भी अपना उनसे जो लीगली आप हेल्प ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। नोबडी विल से नो टू यू, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। तो अब ये आपको एक, मेरे ख्याल से फ़ॉरेन जाने के लिए या एक फ़ॉरेन लैंड पे आप सारा जॉब वगैरह घर बार छोड़ के जा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये सपोर्ट होना एक कैंडिडेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज़ वो बिल्कुल किसी के सहारे नहीं जा रहा होता, बिल्कुल अपने जिसने उसको भेजा है उसके सहारे जा रहा होता है कि भाई मेरे ध्यान रखना, मेरे साथ अगर कुछ दिक्कत हो, हमें पता नहीं होता कुछ अनटूवर्ड कोई मतलब बात निकल सकती है, कोई लीगली कोई लीगली। डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट, different, हाँ। मैं आप जब भी मेरे को बोलेंगे, मैं एक डे के अंदर अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की तुरंत से तुरंत ट्राई करूँगा। और लास्टली कंक्लूडिंगली मैं कहूँगा, रोहित, यू शुड हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर एंड वी विल बी सपोर्टिंग यू एंड योर फ्यूचर फैमिली एज ब्रदर्स ओनली। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट, Thank you. थैंक यू, ऑल द बेस्ट रोहित, Bye. बाय।